Very good morning, students. So we were doing chapter number 2 in your history book from grade 2 territory, and in this class also we will continue with the same chapter. Open your history book, chapter number 2. Open page number 14, last paragraph. अभी तक हमने देखा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो स्टार्टिंग में जो है सिर्फ बिजनेस करने के लिए इंडिया में ही आए थे और बिजनेस में ही इंटरेस्टेड थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी जो है नीड्स बढ़ी, क्योंकि वो लोग जो है कंपटीशन फेस कर रहे थे बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग आ रहे थे इंडिया में उनसे, तो उनको क्या था, सस्ते प्राइसेस पे जो है सामान इंडिया से चाहिए था। ठीक है, तो उसके लिए उनको ज़्यादा जो है वो क्या चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंडिया से सस्ते रेट पे मिल जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने ज़्यादा जो है क्या मांगे, रिलैक्सेशंस मांगी। ठीक है, कि हमसे जो है ड्यूटी ना ली जाए। तो धीरे धीरे उनके नवाब, जो लोकल नवाब होते थे, उनके साथ क्लैशेस होने लगे, क्योंकि अगर नवाब को अपनी जो है एरिया के लिए अगर पैसे नहीं मिलेंगे, रेवेन्यू नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका एरिया जो है कम डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे कि उनके ऊपर कोई ड्यूटी ना लगे। तो इस तरीके से नवाब्स में और जो ब्रिटिशर्स थे उनमें क्लैशेस बढ़ते गए, और उसके बाद हमने देखा द फेमस बैटल ऑफ प्लासी, कैसे प्लासी का जो युद्ध हुआ और कैसे धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो नवाब इंडिया में बनने लगे। यानी कि पहले उन्होंने क्या करा कि जो लोकल नवाब है उनमें से ही अपने फेवरेट्स को, पपेट नवाब ढूंढने शुरू करें। लेकिन जब उन्हें लगा कि पपेट नवाब से भी उनके काम नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो खुद ही नवाब बन गए। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स, ये वाला जो आपका लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 लास्ट पैराग्राफ। व्हाट डिड मीन टू बी नवाब्स, अब नवाब बनने का क्या मतलब था। इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। अब जब ब्रिटिशर्स के नवाब बनने लगेंगे तो इसका मतलब था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी और ज़्यादा अथॉरिटी, यानी कि अब वो ज़्यादा इजीली उस एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जब वो नवाब ही बन जाएंगे किसी एरिया के, तो उन्हें उनके पास ज़्यादा पावर होगी और वो उस एरिया को बेटर कंट्रोल करेंगे। बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मीनिंग था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। अब जो कंपनी का हर एक सर्वेंट था, जो भी काम कर रहा था कंपनी में, वो क्या चाहता था, वो नवाब की तरह एक लाइफ जीना चाहता था। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। जब प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने क्या है, लोकल नवाब्स को, बंगाल के लोकल नवाब्स को जो है फोर्स करना शुरू किया कि आप जो है ब्रिटिशर्स को, यानी कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको बहुत सारा पैसा देंगे और उनको पर्सनल गिफ्ट्स देंगे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ amassed a fortune in India। जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने बैटल ऑफ प्लासी जीती थी, है ना, इसी के अंदर जीती गई थी ना बैटल ऑफ प्लासी, तो उसने खुद भी बहुत सारा पैसा यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18। वो 18 साल की उम्र में 1743 में मद्रास, यानी कि जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पे आया था। उस समय उसकी एज क्या थी, 18। When in 1764 he left India, his Indian fortune was worth 4,11,002 pounds। मतलब कितनी उसकी वर्थ थी, कितनी थी, 4,01,102 पॉन्ड्स की उसकी वर्थ थी। कितना पैसा उसने इंडिया में जो है इकट्ठा कर लिया था। किस तरीके से इकट्ठा किया था, जो लोकल नवाब से उनसे गिफ्ट्स मांगते थे, पैसे मांगते थे। ठीक है, और वैसे भी ये प्लासी की लड़ाई जो है जीत चुका था, तो इसको
वैसे ही लगता था कि मेरे को तो और ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, तो इसने बहुत ज़्यादा पैसा जो है यहाँ से इंडिया से अर्न किया था। इंटरेस्टिंगली when he was appointed governor in Bengal in 1764, जब 1764 में उसको बंगाल का जो है गवर्नर बनाया गया, he was asked to remove corruption in company administration। उसको कहा गया कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी करप्शन, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि ये पता लगने लगा था कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को जब बंगाल का वो नवाब बनाया गया, तो उससे कहा गया कि कंपनी में जो भी करप्शन है उसको वो रिमूव करेगा। लेकिन वो कैसे करेगा, वो तो खुद ही बहुत करप्ट था। तो क्या हुआ, but he himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth। लेकिन इसके उलट हुआ क्या, 1772 में खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, यानी कि ब्रिटेन की जो संसद थी, उसने खुद जो है क्रॉस एग्जामिन किया, यानी कि उसने खुद क्रॉस चेक किया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा जो है सस्पिशियस, यानी कि ऐसा धन जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया। तो उसको जो है पार्लियामेंट में बुला के उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहाँ पे, ब्रिटेन में, कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। जबकि उसको कहा तो ये गया था कि कंपनी में जो भी करप्शन है उसको वो रिमूव करेगा, लेकिन वो खुद ही इतना करप्ट निकला कि उसके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को खुद उससे क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ा। ऑल्दो ही वाज एक्विटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। हालांकि उसको जो है वहाँ से रिहा कर दिया गया था, जब जो उससे पूछताछ हुई थी उसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन 1774 में, यानी कि 2 साल बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया था। इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब यहाँ पे आपको छोटा सा कॉलम गिवन है, हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ, क्लाइव खुद को किस तरीके से देखता था। एट हिज हियरिंग इन फ्रंट ऑफ अ कमेटी इन पार्लियामेंट, क्लाइव डिक्लेयर्ड दैट he had shown admirable restraint after the battle of Plassey. This is what he said। ये कहता है कि उसने जो है प्लासी की, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब उसकी सुनवाई हो रही थी, तो उसने वहाँ पे क्या बताया कि उसने बहुत ही जो है शानदार रिस्ट्रेंट जो है दिखाया है, यानी कि उसने अच्छा विरोध जो है वहाँ पे अंकुश लगाया है। उसने कहाँ पे, इंडिया में प्लासी की लड़ाई के बाद, यानी कि उसने बहुत, उसका कहने का मतलब ये था कि उसने वहाँ के नवाब को इजीली कंट्रोल कर लिया है, और मतलब उसने अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करी। और उसने क्या कहा, कंसीडर द सिचुएशन इन विच द विक्ट्री एट प्लासी हैड प्लेस्ड मी। वो कहता है कि आप इस सिचुएशन को देखिए कि प्लासी की लड़ाई के बाद जो है मेरी सिचुएशन कैसी हो गई। उसने बताया, A great prince was dependent on my pleasure। एक बहुत ही महान जो प्रिंस था इंडिया में, वो उसके प्लेजर पे डिपेंड हो गया। यानी कि ये बता रहा था कि मेरी जो है ख्याति इतनी बढ़ गई थी प्लासी की लड़ाई के बाद कि वहाँ का एक फेमस जो प्रिंस था वो मेरे ऊपर, मुझ पर डिपेंड हो गया था। एंड अपलैंड सिटी ले एट माई मर्सी, एक बहुत ही भव्य जो सिटी थी वहाँ की इंडिया में, वो है उसकी मर्सी, उसकी दया पे जो है रह रही थी। यानी कि उस पूरी सिटी पे वो दया करके, मतलब एक बहुत बड़ी सिटी पे वो दया कर रहा था। कहने का मतलब है कि अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहा था, और ये कह रहा था कि वहाँ का जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो मुझ पर डिपेंड है। वहाँ पे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, एक बहुत बड़ी सिटी है, वो मेरी दया पे चलती है। इट्स रिच बैकर्स बिड अगेंस्ट ईच अदर फॉर माई स्माइल्स। वो कहते हैं कि उसके जो उस शहर के जो बड़े बड़े बैंकर हैं, ठीक है, वो क्या है, मेरी एक स्माइल के लिए जो है बिड करते हैं, बोलियां लगाते हैं मेरी एक स्माइल पाने के लिए। आई वॉक थ्रू वॉल्स विच वर थ्रोन ओपन टू मी अलोन। वो कहते हैं मेरे ऊपर जो है पैसों की बारिश, खजाने की बारिश की जाती है, जिसके ऊपर से चल के मैं जाता हूँ। पाइड ऑन इन द हैंड विद गोल्ड एंड ज्वेल्स, सोने, हीरे जवाहरात की, सोने चांदी की, इन सब की मेरे ऊपर बारिश की जाती है और मैं उस पे से चल के जाता हूँ। मिस्टर चेयरमैन, एट दिस मोमेंट आई स्टैंड एस्टोनिश्ड एट माई मॉडरेशन। वो कहता है कि इस समय मैं जो है अपने ऊपर बहुत धैर्य लगा के रखता हूँ, मतलब
कुल मिला के अपने आप को क्या कैसा प्रोजेक्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि देखो प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद मेरी वैल्यू कितनी बढ़ गई थी। वहाँ पे मैं जो है मेरे लिए लोग मर रहे थे, बिल्कुल आपस में मर कट रहे थे मेरी एक स्माइल के लिए, है ना। और वहाँ का जो प्रिंस था वो मेरी दया पे पल रहा था, वहाँ की सिटी मेरी दया पे पल रही थी, बैंकर्स आपस में फिट करते थे, मैं चलता था तो मेरे ऊपर नीले ज्वारात की बारिश की जाती थी। इस तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, ठीक है। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. लेकिन ये कहते हैं कि सारे जो ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके, वो सारे क्लाइव की तरह, रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसे इकट्ठे करने में कामयाब नहीं हुए। Many died an early death in India due to disease and war. बहुत सारे जो हैं अब जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हुए, या तो बीमारियों की वजह से या फिर वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से। And it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. और साथ में हर एक को जो है हम करप्ट या डिसऑनेस्ट, बेईमान नहीं कह सकते। जैसे रॉबर्ट क्लाइव था, उसने बेईमानी से पैसा इकट्ठा करा है ना, और हमने जो है लास्ट पेज पे देखा भी था कि किस तरीके से उसने जो है दूसरे नवाब को जो है ब्राइब किया था ताकि सिराजुद्दौला को मारा जा सके, है ना। मीर जाफर को ब्राइब किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि रॉबर्ट क्लाइव की तरह सभी जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो जो है करप्ट थे, बेईमान थे और उसी की तरह पैसा बना रहे थे, ठीक है। या तो वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, और कुछ जो थे वो जल्दी मर जाते थे, या तो लड़ाइयों में, युद्ध में मर जाते थे, या फिर बीमारियों से मर जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई क्लाइव की तरह बहुत पैसा यहाँ पे बना रहा था। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India. ज़्यादातर लोग जो थे वो humble, यानी कि इतने अमीर नहीं होते थे। ब्रिटिश से जो आते थे वो बहुत humble, गरीब घरानों से आते थे, और उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता था इंडिया में वो होता था कि एक अच्छा पैसा इंडिया से कमाना, ठीक है। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। वो चाहते थे कि वो इंडिया में एक अच्छा पैसा अर्न करें और वापस जाके ब्रिटेन में एक अच्छी जिंदगी, एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। Those who managed to return with wealth and led flashy lives and flaunted their riches. क्या होता था, जो लोग यहाँ से पैसा कमा के जाते थे वो लोग जो है अपना अमीरी से जीवन जीते थे और अपनी अमीरी को खूब दिखाते भी थे, फ्लॉन्ट करते थे, मतलब लोगों को दिखाते भी थे कि हम अमीर हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग गरीब घर से आते थे, इंडिया से अच्छा पैसा कमा के वापस जाते थे, तो खूब ठाट बाट से वो लोग वहाँ पे रहते थे ब्रिटेन में। They were called nabobs, an anglicized version of Indian word नवाब। अब उनको ब्रिटेन में क्या कहा जाता था? नवाब, क्योंकि उनको नवाब बोलना नहीं आता था, तो उसका एक एंग्लिसाइज यानी कि अंग्रेजों ने उसका जो है वर्जन बनाया जिसको वो बोलते थे नवाब। They were often seen as upstarts and social climbers in British society. उनको जो है ब्रिटिश सोसाइटी में कैसा देखा जाता था कि वो लोग जो है यहाँ पे आके खूब जो है मजे कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से पैसा कमा के आए हैं और यहाँ पे आके अब स्टार्ट करी है उन्होंने, ठीक है। और उनको जो है वर्क रिडिकुल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेस एंड कार्टून्स, और उनका नाटकों में और कार्टून में जो है मजाक उड़ाया जाता था, यानी कि उनको ऐसे दिखाया जाता था कि कुछ गरीब लोग इंडिया में गए और पैसा कमा के यहाँ पे नवाब बन गए, यानी कि नवाब बन गए, तो उनका मजाक भी वहाँ पे उड़ाया जाता था कार्टून्स में और वहाँ के नाटकों में, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपनी रूल एक्सपेंड। अब किस तरह से कंपनी का रूल एक्सपेंड यानी कि उसका विस्तार हुआ। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ annexation of Indian states by East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. अगर हम 1757 से लेके 1857 तक देखें कि कैसे कंपनी ने यानी कि अंग्रेजों ने जो है इंडियन स्टेट को अनेक्स किया, यानी कि उनको जीता और अपने में शामिल किया, उससे हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है। The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. जो कंपनी थी यानी कि ब्रिटिश ये की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डायरेक्टली कभी भी जो है अटैक नहीं करती थी किसी भी टेरिटरी में, किसी भी राज्य पे डायरेक्टली अटैक मिलिट्री से अटैक नहीं करती थी। Instead, it used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. अब देखो रॉबर्ट क्लाइव ने भी क्या करा था, पहले क्या करा था उसने मीर जो ये
ये था मीर जाफर था, इसको ब्राइब किया था, है ना, ताकि भाई ये जो है इनका पपेट नवाब बन के रहे और सिराजुद्दौला को वो हरा पाए। तो इसी तरीके से ये लोग क्या करते थे, जो दूसरे टेरिटरीज थी, जो दूसरे राज्य थे, वहाँ पे भी एकदम से अटैक नहीं करते थे मिलिट्री लेके, पहले ये दूसरे तरीके अपनाते थे किसी न किसी तरीके से कि वहाँ पे इनका कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता था तो फिर ये मिलिट्री से अटैक करते थे। After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. Residents कौन होते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 के बाद, उसके बाद कंपनी ने जो है इंडियन स्टेट्स में रेजिडेंट्स यानी कि परमानेंट लोगों को बसाना वहाँ पे शुरू कर दिया अंग्रेजों को। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल agents and their job was to serve and further the interest of the company. ये लोग कौन होते थे जिनको यहाँ पे बसाते थे रेजिडेंट बना के, ये लोग क्या होते थे, कंपनी की जॉब पे कमर्शियल एजेंट्स होते थे। इनका काम होता था कि कंपनी के काम को विस्तार देना, ठीक है, यानी कि कंपनी के काम को बढ़ाना। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब क्या था, ये लोग अपने जो वहाँ का लोकल राजा महाराजा कोई नवाब होता था उसके वहाँ पे अपने अंग्रेज को जो है क्या है बसा देते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे वो कंपनी का जो एजेंट होता था, जो रेजिडेंट, तो वो क्या करता था, धीरे धीरे वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देता था, ताकि वो लोग जो है अंग्रेजों के फेवर में ही सारे डिसीजन लें, यानी कि अंग्रेजों के फेवर में अंग्रेजों को जो जो चीज़ें चाहिए वो उनको ईजिली अवेलेबल करा दें, ठीक है। They tried to decide who was to be the successor of the throne. वो ये कोशिश करते थे कि ये भी हम ही डिसाइड करें कि अगला जो सिंहासन पे जो आदमी बैठेगा वो कौन होगा, यानी कि अगला जो राजा बनेगा वो कौन होगा। अंग्रेज चाहते थे कि ये चीज़ें वो खुद ही डिसाइड करें। एंड who was to be appointed in administrative post, और जो वहाँ की अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी, यानी कि कौन जैसे इकोनॉमिक्स देखेगा या कौन पॉलिटिक्स देखेगा, या उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे कि कौन, जैसे आजकल होते हैं ना होम मिनिस्ट्री होती है ना, एक डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, तो वो सारी चीज़ें क्या चाहते थे कि राजा कौन बनेगा ये भी हम देखें, और अलग अलग पोस्ट पे कौन कौन लोग बैठेंगे ये भी जो है अंग्रेज भी डिसाइड करें। समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। क्या करती थी, कह रहे हैं कंपनी कभी कभी जो है स्टेट्स को फोर्स करती थी इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, यानी कि उनको जो है सब्सिडरी अलायंस बना देती थी, यानी कि किसी दूसरी स्टेट का अलायंस बना देती थी, यानी कि उसका पार्ट बना देती थी। ये कहते थे कि तुम अब इसका पार्ट हो, ठीक है, किसी भी स्टेट को बोल के। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। अब जब ये अलायंस करती जाती थी, यानी कि दो राज्यों को मिला दिया जाता था, दो शासकों को मिला दिया जाता था, तो क्या होता था, जो इंडियन रूलर होते थे उनकी अपनी अलग अलग आर्मी नहीं रह पाती थी, ठीक है। क्या होता था, दो राज्यों को मिला दिया तो उनकी एक ही आर्मी बना देते थे। पहले दो राज्यों की अलग अलग आर्मी थी, जो भी रूलर था उनका उसके पास अपनी आर्मी होती थी, दूसरे के पास अपनी। लेकिन जब उनको अलायंस बना दिया, यानी कि उनको जोड़ के एक बना दिया, तो फिर क्या होता था, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रह पाती थी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो उनकी रक्षा कौन करता था, कंपनी, यानी कि कंपनी ने वहाँ की जो मिलिट्री फोर्स होती थी उसको अपने कंट्रोल में ले लेते थे, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। बदले में क्या कहते थे, वो कहते थे कि अब हम तुम्हारी रक्षा, तुम्हारे राज्यों की रक्षा हम करेंगे, यानी कि अंग्रेज करेंगे, और बदले में तुम हमें जो है इस प्रोटेक्शन के लिए पैसे दोगे, ठीक है। यानी कि उनसे उनकी सेना छीन ली और कहते हैं कि हम ही तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे और बदले में तुम हमें पैसे देना। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. और अगर इंडियन रूलर जो है पेमेंट करने में जो है असफल रहते थे तो उनके राज्य का एक हिस्सा जो अंग्रेज छीन लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्सले वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801, as he failed to pay for the subsidiary forces। जो अवध का जो नवाब था उसको अपनी आधी टेरिटरी यानी कि अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देने पे विवश होने
प्रोटेक्शन के लिए जो सब्सिडी मांगते थे वो देने में असफल रहा था। ठीक है, हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। हैदराबाद को भी इसी तरह जो है इन्हीं बेसिस पे, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाते थे तो वो अंग्रेज का जो है राज्य का पार्ट जो है छीन लेते थे। ये यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो, नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध विद हिज सोल्जर्स एंड द ब्रिटिश प्रेसिडेंट पेंटेड बाय टी कैटल। ऑयल पेंटिंग है ये 1772 की। द ट्रीटीज दैट फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स्ड नवाब शुजाउद्दौला टू गिव अप मच ऑफ हिज अथॉरिटी। हियर हाउएवर ही पोजेस इन रीगल स्प्लेंडर टॉवरिंग ओवर द रेजिडेंट। देखो यहाँ पे क्या है, एक पिक्चर दी गई है इस नवाब की, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये जो है देखो किस तरीके से इसको, हालांकि बनाया तो इसको ब्रिटिशर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ही पोजेज इन रीगल स्प्लेंडर, यानी कि ये अपने आप को बहुत ही शाही अंदाज में दिखा रहे हैं। टावरिंग ओवर द रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन होते थे, वो अंग्रेज जिनको जो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे, यानी कि यहाँ जो महलों में रहने के लिए भेजते थे और फिर वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में वहाँ का इंटरफेयर करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ट्रीटी की फ़ोटो है। ट्रीटी क्या होता है, एक संधि होती है, यानी कि दो पार्टीज़ के बीच में कोई समझौता होना, उसको हम ट्रीटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, बक्सर की लड़ाई हुई थी क्योंकि ये ट्रीटी फेल हो गई थी। ठीक है, तो क्या था, बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इसको जो है क्या है, अपना आधे से ज़्यादा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। What power did resident have? अब हम देखते हैं रेजिडेंट के पास क्या पावर होती थी। अभी तक आपको पता चल गया ना, रेजिडेंट कौन होते थे, जिनको अंग्रेज जो है यहाँ पे क्या है परमानेंट रहने के लिए भेज देते थे। कहाँ पे, नवाबों के जो है इनके महल में या इनके किलों में, और फिर वो धीरे धीरे वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू करते थे और अंग्रेजों के फेवर में चीज़ों को कराने की कोशिश करते थे। This is what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about the residents appointed by the company. एक famous स्कॉटलैंड का जो है फिलोसफर है, इकोनॉमिस्ट हैं, जेम्स मिल, वो क्या लिखते हैं रेजिडेंट के बारे में, We place a resident who really is king of the country. ये कहते हैं हम एक रेजिडेंट को प्लेस करेंगे, यानी कि अपॉइंट करेंगे, who really is the king of the country, जो कि एक राजा की तरह, एक देश के राजा की तरह होगा। Whatever injunctions of non-interference he may act under, as long as the prince acts in perfect subservience and does what is agreeable to the residents, that is to the British government, things go on quietly. They are managed without the residents appearing much in the administration of affairs. ये क्या कह रहा है कि देखो, जब तक जो वहाँ के राजा महाराजा जिसका भी वो राज्य होगा वो आराम से अंग्रेजों के फेवर में काम करते रहेंगे, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब तक तो ये जो रेजिडेंट होंगे ये क्या होंगे, ये जो है चुपचाप रहेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही ये किसी तरह का जो है इंटरफेयर करेंगे, मतलब इस तरीके से लगेगा कि ये कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे। बट व्हेन एनीथिंग ऑफ अ डिफरेंट नेचर हैपेंस, लेकिन जैसे ही इससे अलग कुछ होगा, द मोमेंट द प्रिंस टेक्स अ कोर्स विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंक्स रॉन्ग, जैसे ही वहाँ का जो प्रिंस होगा वो कोई ऐसा काम करता है जो ब्रिटिशर्स को लगता है कि गलत है, देन कम्स क्लैशिंग एंड डिस्टर्बेंस। उसके बाद क्लैशेस होंगे, यानी कि विरोध होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और डिस्टर्बेंस होने लगेगी। यानी कि जब तक उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा होगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसा काम कर दोगे जो अंग्रेजों को पसंद नहीं है तो फिर क्या होगा, क्लैशेस होंगे। ठीक है, इससे आगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।